O67 हिंदी अध्याय 331 निर्णय 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जब मैं कैफे में घुसा तो पाया कि जिल पहले से ही वहां कॉफी पी रही थी। आमतौर पर जब हम मिलते हैं तो मैं हमेशा कम से कम 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, लेकिन आज मैं अनजाने में सो गया और समय पर नहीं उठा। माफ करना, मैं देर से आया, मैं देर से सोया था, मैंने जिल से कहा जैसे ही मैं उसके सामने बैठा। कोई बात नहीं, ये हम सभी के साथ होता है, उसने कहा जब उसने मेरी अस्त व्यस्त हालत को देखा। हाँ, ये हम सभी के साथ होता है। मेरे सभी दोस्तों में से जिम हमेशा समय पर आता है, जबकि जिल उन कुछ लोगों में से है जो हमेशा समय पर आती है। इसलिए जब मैं देर से पहुंची तो मुझे दुख हुआ। तो क्या आप एडवेंचर पैराडाइज गए हैं? जिल ने कॉफी का कप रखते हुए पूछा। हाँ, सुबह में, मैंने जवाब दिया। तुमने अलारा से सब कुछ सुन लिया होगा, है ना? उसने मुझसे थोड़ा धीमा स्वर में पूछा। ग्रिम युद्ध क्षेत्र के बारे में सब कुछ अत्यंत गोपनीय है और हमसे एक छोटी सी भी बात लीक होने पर हम गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए जितना अधिक हम गुप्त रहेंगे उतना ही बेहतर होगा कि हम पूरे ग्रिम युद्ध क्षेत्र में सामान्य लोगों को अपने आसपास रखें। हाँ, उसने सभी 9 वर्गीकृत विषयों के बारे में जानकारी दी, मैंने जवाब दिया। उसने इस पर सिर हिलाया और हम कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। मैं और मेरा भाई 3 महीने बाद इसके अंदर प्रवेश करेंगे, उसने कहा। यह सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने मुझे पहले बताया था कि वह ग्रिम युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है, लेकिन उस समय उसे ग्रिम युद्ध क्षेत्र की पूरी स्थिति का पता नहीं था, जैसा कि अब है। उसे केवल यहाँ वहाँ सुनी हुई बातें ही पता थीं, लेकिन अब उसे अपने माता पिता से ग्रिम युद्ध क्षेत्र की बुनियादी समझ मिल गई होगी। इसका कारण यह है कि मैं ग्रिम बैटलफील्ड जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास तेजी से प्रगति करने के लिए संसाधनों और स्थिति की कमी है, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि वह शीर्ष संगठन से है और उसके माता पिता उच्च पदों पर हैं। इसलिए भले ही वह ग्रिम युद्ध क्षेत्र में न गई हो, फिर भी उसकी प्रगति की गति और भी तेज होगी। आप क्यों जा रहे हैं? मेरा मतलब है कि आपके पास सभी आवश्यक संसाधन हैं और भले ही आप ग्रिम युद्ध क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए, फिर भी आपकी प्रगति युद्ध क्षेत्र में जाने की तुलना में बहुत धीमी नहीं होगी, मैंने पूछा। मेरा सवाल सुनकर उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, युद्ध क्षेत्र के बारे में आपके पास केवल थोड़ा सा ही विचार है, वह चीज आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी और महान है। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उसने मुझे समझाने का फैसला किया। युद्ध क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों की तुलना संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों से नहीं की जा सकती। यह नदी की तुलना समुद्र से करने जैसा होगा। उन्होंने कहा, युद्ध के मैदान में आपको अपार संसाधन मिलेंगे जिन्हें बाहर पाना असंभव है, और वहां आपको ऐसे संसाधन और वातावरण मिलेंगे जो शासन शक्ति में आपकी समझ बढ़ाने में मदद करेंगे। जो संसाधन और वातावरण शासन शक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक है, क्या वह वास्तविक है? जागृति भूमि में मैंने सीखा था कि नियम के उद्देश्य से नियम को समझने के बाद स्वयं की समझ से नियम को समझना सर्वोत्तम है, क्योंकि तभी व्यक्ति अपनी समझ को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन एक निश्चित प्रकार के संसाधन हैं जो नियम को समझने में मदद करते हैं, लेकिन साथ ही वे नियम की अपनी समझ को नहीं समझते हैं। यह उस समझ को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। freewebnovel.com। एक वातावरण के रूप में मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि जिल ने कहा है कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र का वातावरण नियम की समझ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त है, तो ये सच होना चाहिए। मैं भी 3 महीने बाद जाने की योजना बना रहा हूं, मैंने कहा, और उसके चेहरे पर एक आश्चर्यपूर्ण भाव उभर आया। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं भी ग्रिम युद्ध क्षेत्र जाऊंगा। यह एक अच्छा निर्णय है। आपके सनफायर नियम के साथ ग्रिम युद्ध क्षेत्र में आपकी जीत की संभावना काफी अच्छी है, उसने कुछ समय बाद कहा। आपको हमारे संगठन में शामिल होना चाहिए। इस बार आपके सूर्य अग्नि नियम के साथ आप हमारे संगठन में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। इस तरह से हम एक ही युद्ध के मैदान में होंगे, जिल ने अपनी आंखों में स्पष्ट आशा के साथ हल्के से पूछा। वेस्टब्लेड सिटी फाइटिंग प्रतियोगिता के बाद मैं शीर्ष संगठन में प्रवेश करने के लिए काफी आशान्वित था, लेकिन मेरे पास ज्यादा क्षमता नहीं होने के कारण किसी भी संगठन ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब अगर मैंने सनफायर का अपना नियम दिखाया तो वे लोगों को मेरे दरवाजे के पीछे लाइन में भेज देंगे। पहले की तुलना में अब चीजें अलग हैं। सुपर एलीट होना अब उतना आकर्षक नहीं लगता जितना पहले लगता था कि वास्तविक सीमा तक पहुंचने के बाद स्तर कैसे बढ़ाया जाए। जागृति भूमि में मुझे सच्ची सीमा को तोड़ने के कई तरीके पता चले हैं और वे सभी मध्य महाद्वीप में उपलब्ध हैं, लेकिन मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूं क्योंकि मेरे पास मध्य महाद्वीप जाने के कई तरीके हैं।
नियम शक्ति की उच्च समझ और क्रिस्टल कार्ड जो मुझे और एशलिन को नियम महल से बाहर निकलने के बाद मिले थे, उन तरीकों में से एक है। मैंने जिल के निमंत्रण पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और वह मेरी अस्वीकृति से आश्चर्यचकित नहीं हुई, क्योंकि उसे मुझसे पहले से ही ऐसी उम्मीद थी। तो अगले 3 महीनों के लिए आपकी क्या योजना है? जिल ने हल्के से पूछा। ओह, मेरी योजना कल घर जाने की है और वापस आने से पहले 1 या 2 सप्ताह वहां बिताने की है, और 3 महीने बीतने का इंतजार करने की है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक और बात थी जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया था, वह थी दैनिक रूप से शारीरिक सफाई तकनीक का प्रदर्शन करना, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके साजन स्तर तक पहुंच सकूं। मैंने पूछा। जैसे ही मैंने पूछा, उसके प्यारे चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। मेरी माँ और चाची मुझे और मेरे भाई को विशेष प्रशिक्षण दे रही हैं। सुप। ये सुनकर मेरी सांस फूल गई कि मैंने जिल से बहुत स्पष्ट शब्दों में सुना था कि उनके विशेष प्रशिक्षण में क्या क्या शामिल है। इसके बारे में सुनकर ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिल और उसका भाई इस तरह का प्रशिक्षण कैसे सहन करते हैं। यह उनके लिए अच्छी बात है, वे जितने मजबूत होंगे ग्रिम युद्ध क्षेत्र में उतने ही सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तब तो शुभकामनाएं। हा हा हा, मैंने कहा और दुख में सिकुड़े उसके प्यारे चेहरे को देखकर हंसने लगा। कभी कभी दोस्तों का दुख उनकी खुशी से ज्यादा अच्छा लगता है। जब उसने मुझे उसके दुख पर हंसते हुए देखा तो उसने मेरी ओर घूर कर देखा, जिससे मेरी हंसी और भी तेज हो गई। मुझे शांत होने में काफी समय लगा। जिल और मैंने एक दूसरे को अलविदा कहने से पहले कुछ मिनट तक बातचीत की। मैं कल शाम को घर के लिए रवाना हो रहा हूं और मुझे अभी भी अपने परिवार के लिए लाए गए उपहारों को पैक करना और व्यवस्थित करना है। इससे मुझे काफी सिरदर्द होने वाला है। कम से कम इस बार मेरे पास पर्याप्त भंडारण सामान है कि मैं बिना बोझ महसूस किए जितना चाहूं उतना सामान ले जा सकता हूं, लेकिन ये सब करने से पहले मुझे आज रात शरीर की सफाई तकनीक का प्रदर्शन करना होगा। मैं जल्द से जल्द साजन चरण में सफलता प्राप्त करने की योजना बना रहा हूं। ये काफी अच्छा होगा यदि मैं 2 सप्ताह के समय में ऐसा करने में सक्षम हो जाऊं। ट्रेन 1 घंटे में घर पहुंच जाएगी। मैंने घड़ी पर समय देखते हुए मन ही मन सोचा। मैं फिर से घर जाने के लिए काफी उत्साहित हूं। मैं अपनी प्यारी छोटी बहन का चेहरा फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब से वह पैदा हुई है, मैं हर महीने घर आ रही हूं। इसके अलावा ऐसा कोई महीना नहीं बीता जब मुझे घर आने में देर हुई हो। मैं खिड़की से धुंधली होती भूमिगत रोशनी को देखता हूं, जैसे ट्रेन मेरे गृहनगर की ओर तेजी से बढ़ रही हो। खोजो। अंततः ट्रेन रुकी और मैंने बिना समय बर्बाद किए ट्रेन के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। भाई, जब मैं बारिश में बाहर निकला तो मैंने एक प्यारी सी बच्ची की आवाज सुनी। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि मेरी प्यारी सी छोटी बहन मेरी माँ की बाहों से दूर जाने की कोशिश कर रही थी ताकि वह मेरे पास आ सके, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह माँ की बाहों से दूर जाने में सक्षम नहीं थी। कैसी है मेरी प्यारी बहन? भाई को कुछ चुंबन दे दो, मैंने उसे बाहों से लेते हुए कहा। मेरी माँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उसने मेरे गालों पर चुंबनों की बौछार शुरू कर दी। भाई मिठाई। जैसे ही उसने मुझे चूमना समाप्त किया, उसने तुरंत अपना मुख्य उद्देश्य पूछा, जो मिठाई था। एलिस प्रिय, क्या तुम अपने भाई से केवल मिठाई के लिए ही प्यार करती हो? मैंने अपनी बहन को कैंडी का एक पैकेट देते हुए पूछा। वह मिठाई पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। एलिस ही एकमात्र ऐसी नहीं है जिसका ध्यान मिठाई पर है। एशलिन जो मेरे कंधे पर थी, उसने भी एलिस को अपने कंधे पर बिठाकर मिठाई खाने के लिए उड़ाया। भाई, एलिस को ये बहुत पसंद है, मेरी बहन ने कहा और छोटी थैली से कैंडीज निकालनी शुरू की। ये थैली उन मिठाइयों में से एक है जो मैं जागृति स्थल से लाई हूं। माइकल, तुम कॉर्पोरल स्तर तक पहुंच गए हो, जो कि एक चरम स्तर है, मेरी मां ने कहा जब उन्होंने अंततः मेरी शक्ति के स्तर को देखा। मेरे माता पिता की आंखों में अविश्वास की एक गहरी लकीर देखी जा सकती थी। वे मेरे स्तर को उचित मानकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि 1 महीने पहले जब मैंने घर छोड़ा था तब मैं विशेषज्ञ स्तर के शिखर पर था, लेकिन अब 1 महीने बाद मैं कॉर्पोरल ग्रेड के शिखर पर हूँ। 1 महीने में पूरे चरण को पार करना बहुत कठिन है, सामान्य तरीकों से तो लगभग असंभव है, और मेरी स्थिति अलग थी। यह मेरे लिए असामान्य स्तर नहीं था, बल्कि झूठी सीमा को तोड़ना था, और झूठी सीमा को तोड़ने के बाद ही मैं स्तर ऊपर करने में सक्षम हुआ। शहर छोड़ने से पहले मैंने कभी किसी को 1 ही महीने में कई स्तरों पर आगे बढ़ते नहीं सुना था, पूरे चरण की तो बात ही छोड़िए। हालांकि पश्चिमी जगत में यदि कोई व्यक्ति एकल व्यक्तियों की आयु सीमा बढ़ाए जाने की खबर सुनेगा
तो उसे आश्चर्य तो होगा, लेकिन उसे झटका नहीं लगेगा क्योंकि उसने ऐसी बातें कई बार सुनी और देखी हैं। वे जानते हैं कि ऐसी चीजें तब होती हैं जब किसी को विशेष अवसर मिलता है, बस इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए बहुत भाग्यशाली होना पड़ता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ विशेष अवसर मिले, मैंने जवाब दिया जब हम होवर कार की ओर बढ़ रहे थे। ये कैंडीज बहुत स्वादिष्ट हैं, इनका स्वाद उन चीजों से भी बेहतर है जो तुम पहले लाई थी, मेरी माँ ने कहा जब उन्होंने एलिस के हाथ में पकड़े कैंडी के पाउच से एक निवाला लिया। पहली कैंडी खाने के बाद उसने कुछ और कैंडी ली क्योंकि उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन अचानक उसने अपनी बेटी को देखा जो अपनी माँ को कैंडी खाते देख रोने के कगार पर थी, तो उसने कैंडी खाना बंद कर दिया। होवर कार की सहायता से हम शीघ्र ही अपने घर पहुंच गए और इतने समय में भी ये प्यारी सी गेंद मेरी बाहों से दूर नहीं हुई थी। जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ, लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि कुछ मामूली बदलावों को छोड़कर सब कुछ पहले जैसा ही है। हॉल में प्रवेश करने के बाद मैं एलिस को छोड़ देता हूं और अपने कमरे की ओर जाता हूं। मैं आधे दिन से अधिक समय से ट्रेन में था और बस यात्रा की गंध को अपने ऊपर से मिटाना चाहता था। नहाने के बाद मैं काफी तरोताजा महसूस कर रहा था, यात्रा की सारी थकान दूर हो गई थी। जब मैं वापस हॉल में आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ नाश्ता बनाने का काम लगभग पूरा कर चुकी थी। भाई और कैंडीज, मैंने एक आवाज सुनी, देखा कि एलिस ने सारी कैंडीज खत्म कर दी थी और अब और मांग रही थी। बाद में, पहले असली खाना। मैंने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, मेरे पास ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, लेकिन अगर मैंने उसे दे दिया तो मुझे फिर से अपनी माँ से यह बुरी बात सुननी पड़ेगी कि मैं उसे बहुत ज्यादा स्नैक्स खिला रही हूँ। जल्द ही माँ ने नाश्ता बनाना खत्म कर दिया और हम सब खाने के लिए बैठ गए। यह मिनवा क्षेत्र है, क्या ये सही है? भोजन के कुछ निवाले लेने के बाद मेरे पिता ने पूछा। मुझे ये प्रश्न पूछे जाने पर आश्चर्य नहीं हुआ। मिनवा दायरे में जाने से पहले मैंने उन्हें बताया था कि मैं प्रशिक्षण के लिए अंतरिक्ष दायरे में जा रहा हूँ, लेकिन मिनवा दायरे का नाम नहीं बताया था। हाँ, यह मिनवा क्षेत्र था, मैंने उत्तर दिया। वह जागृति भूमि और नियम शक्ति क्या थी? एक सप्ताह से अधिक समय तक समाचार चैनल उसी एक चीज को दिखा रहे थे। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? मेरी माँ ने दिलचस्पी से पूछा। न केवल वह बल्कि मेरे पिता भी जागृति भूमि और रूल पैलेस के बारे में जानने में बहुत रुचि रखते थे। जब मैं प्रशिक्षण के तीसरे दिन था, जागृति भूमि मिनवा क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। मैंने उन्हें शुरू से ही बताना शुरू किया कि जागृति भूमि किस प्रकार मिनवा क्षेत्र से जुड़ी है, कि यह मध्य महाद्वीप के सर्वोच्च स्तर के संगठन से है और किस प्रकार यह शासन शक्ति को समझने में मदद करती है जो कि चरणों से पूरी तरह परे है। जब मैंने उन्हें जागृत भूमि और शासन शक्ति के बारे में सब कुछ बताया तो वे बहुत हैरान और आश्चर्यचकित हुए, सिवाय कुछ खतरनाक चीजें छोड़ने के। जब मैं उन्हें जागृति भूमि और नियम शक्ति के बारे में बता रहा था तो मैंने देखा कि वे कई चीजों को लेकर आश्चर्यचकित और हैरान थे, लेकिन जब मैंने केंद्रीय महाद्वीप का उल्लेख किया तो वे कम आश्चर्यचकित हुए क्योंकि वे पहले से ही इसके बारे में जानते थे। मुझे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वे मध्य महाद्वीप के बारे में कुछ जानते हैं। ये गणराज्य में छिपा हुआ विषय है। एक निश्चित स्तर पर लोगों को इसके बारे में कुछ विचार हैं और इसके बारे में कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। उन्होंने यहाँ और वहाँ ऐसी अफवाहें सुनी होंगी। इनमें से अधिकांश अफवाहें मध्य महाद्वीप को एक काल्पनिक दुनिया के रूप में दर्शाती हैं जहां सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। एक दृष्टिकोण से यह एक प्रकार की काल्पनिक दुनिया है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन ये खतरनाक भी है। ये बहुत खतरनाक और अस्थिर भूमि है, गणतंत्र की तरह शांतिपूर्ण नहीं है। जागृति भूमि में मध्य महाद्वीप के लोगों से मैंने जो कुछ सुना उससे मेरा दिल दहल गया। ये बहुत अच्छा होता यदि तुम उस नियम शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम होते, मेरी माँ ने कहा। सभी स्पष्टीकरणों में मैंने उन्हें जागृति भूमि और नियम शक्ति के बारे में बताया है। मैं यह उल्लेख करना पूरी तरह से भूल गई कि मैंने एक नियम शक्ति भी समझ ली है। कुछ भी कहने के बजाय मैंने अपने शरीर से सूर्य अग्नि की बहुत छोटी शक्ति उत्सर्जित होने दी। चिल्लाना। अचानक कमरे से जोर से चीखने की आवाज आई। जब मैंने सूर्य अग्नि की हल्की शक्ति उत्सर्जित की, मेरी योजना अपने माता पिता को चौंकाने की थी और उसके बाद कुछ आकर्षक करना था। मेरी योजना काम कर गई और मेरे माता पिता दोनों सूर्य अग्नि की शक्ति को महसूस कर हैरान हो गए और जब मैं कुछ कहने ही वाला था कि कमरे से जोर की चीख निकल आई। यह मेरी बहन है जो अपने भोजन के साथ खेलने में काफी व्यस्त थी और अब उनमें से एक निवाला ले रही थी, लेकिन मेरे द्वारा उत्सर्जित सूर्य अग्नि की शक्ति ने उसे डरा दिया था। इससे वह इतनी डर गई कि वह जोर जोर से रोने लगी। ओह डार्लिंग, ये कुछ भी नहीं है।
तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मेरी माँ ने कहा और एलिस को शांत करने के लिए उसे बच्चों की कुर्सी से उठाया, लेकिन इससे पहले उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। रो कोई बात नहीं डार्लिंग, वो तो बस भाई तुम्हारे साथ खेल रहा था। एलिस जोर जोर से रोती रही जबकि उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी और बीच बीच में मुझे गुस्से से देखती रही। एलिस एक अच्छी लड़की है, हमेशा बहुत आज्ञाकारी रहती है और वह शायद ही कभी रोती है, लेकिन एक बार रोना शुरू कर दे तो वह दिल खोलकर रोती है। मैं उसे शांत कराने के लिए बेचैन हो उठी, लेकिन मेरे लाख कहने पर भी वह रोना बंद नहीं कर रही थी। रोना अंततः कोई विकल्प न देखकर मैंने अपने भंडार से कैंडी का एक और पैकेट निकाल लिया, इस उम्मीद में कि इससे अंततः उसका रोना बंद हो जाएगा। एलिस, ये कैंडी का पैकेट लो, क्या तुम्हें ये पसंद है? मैंने कहा और कैंडी का एक खुला पैकेट उसके हाथों में दे दिया। जैसे ही उसने कैंडी का पैकेट हाथ में लिया, अचानक उसका रोना बंद हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जहां से लगातार आंसू बह रहे थे, भी उसके तुरंत बाद बंद हो गईं। चबाओ फ्रीवेब नो एल सी सिग्मा एम। कैंडी का पैकेट हाथ में लेकर वह उसे चबाने लगी और इस बार एशलिन ने भी उसके पैकेट से कैंडी लेने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह एलिस को फिर रुलाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मुझसे दूसरा पैकेट नहीं मांगेगी। मैंने अपने भंडार से एक और पैकेट निकाला और उसे छोटे कटोरे में रख दिया ताकि वह उसे आसानी से खा सके। वह नियम शक्ति थी, मेरे पिता ने गंभीर स्वर में पूछा। इससे पहले जब एलिस रोने लगी थी तो मेरे पिता ने उसके सिर को धीरे से थपथपाने के अलावा कुछ नहीं किया था। कोई भी बता सकता है कि उनका आधा दिमाग कहीं खो गया था। हाँ, ये सिनफायर का नियम था, एक शीर्ष स्तर 2 नियम, मैंने जवाब दिया। जब मैंने ये कहा तो मैं गर्व से भर गया। बहुत कम लोग नियम को समझने में सक्षम थे और जो स्तर 2 नियम को समझने में सक्षम थे वे और भी कम थे जिन्होंने शीर्ष स्तर 2 नियम को समझा था। मैंने उनमें से केवल 2 को देखा है, जो एंडी और जिल हैं। शीर्ष स्तर 2 नियम, मेरे पिता ने पुनः पूछा। मैंने उन्हें नियम के बारे में केवल सही जानकारी दी थी, वर्गीकरण के बारे में नहीं बताया था। नियमों को विभाजित किया गया है। मैंने अपने माता पिता के नियमों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया और बताया कि उच्च स्तर के नियमों को समझना कितना कठिन है। तुम बहुत शक्तिशाली हो गए होगे, मेरी माँ ने कहा, जिस पर मैं केवल मुस्कुरा दी। नाश्ता समाप्त हो गया और मैं अपनी बहन को उसकी शिशु कुर्सी से उठाकर उसके साथ खेलने लगी। एलिस एक प्यारी सी गोल मटोल गेंद है, चाहे आप उसके साथ कितना भी खेलें, ये कभी भी पर्याप्त नहीं है। हर बार जब मैं घर आता हूँ तो मैं सबसे अधिक अपनी प्यारी छोटी बहन से मिलने और उसके साथ खेलने के लिए उत्सुक रहता हूँ। कुछ देर उसके साथ खेलने के बाद मैंने दोपहर के भोजन की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें मेरी माँ मदद करने के लिए तैयार हो गईं, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ये सामग्रियाँ काफ़ी अलग दिख रही हैं, तुम इन्हें कहाँ से लाए हो? मेरी माँ ने पूछा। मैं इन्हें जागृति भूमि से लाया हूँ, ये सभी मध्य महाद्वीप से हैं, मैंने सब्जियां काटते हुए उत्तर दिया। मध्य महाद्वीप से प्राप्त ये सामग्रियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक और ऊर्जा से भरपूर भी होती हैं, यहाँ तक कि कैप्टन स्टेज और मेजर स्टेज भी इन्हें खाकर बहुत संतुष्ट महसूस करेंगे। किताबें खरीदते समय मैंने कई कुकबुक भी साथ ले ली थीं, जिनमें आजमाए हुए और परखे हुए व्यंजन थे, जिससे मुझे इन अनजान सामग्रियों के साथ जूझना नहीं पड़ेगा। माँ और मैंने कुकबुक में दिए गए प्रत्येक चरण का सावधानीपूर्वक पालन किया और हमें बर्तनों से स्वर्गीय सुगंध आ रही थी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, माँ ने कहा, और जब हमने खाना शुरू किया तो हर कोई एक के बाद एक निवाला खाने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि मेरे पिता, जो भोजन के मामले में आमतौर पर संकोची रहते हैं, खाते समय भी इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। मैं दोपहर का खाना पचाने के लिए आराम से सोफे पर लेट गया, जबकि एलिस मेरे पास ही खिलौनों से भरे एक डिब्बे के साथ खेल रही थी। मुझे नहीं पता कि कब मैं अनजाने में ही सो गया। जब मैं उठा तब दोपहर हो चुकी थी और हॉल में मेरे अलावा कोई नहीं था। अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद मैं पिछवाड़े की ओर छाया की ओर चला गया, जो मेरे पिता की निजी प्रयोगशाला थी जहां वे अपने प्रयोग करते थे। मैं उसे जागृति भूमि से लाई गई पुस्तकें देना चाहता था। उसे ये पुस्तकें पाकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि पर्याप्त जानकारी न होने के कारण उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। मैंने जो पुस्तकें लाई हैं उनके साथ उसे आखिरकार अपना शोध करने में आसानी होगी। जब मैं अपने घर के पिछवाड़े में दाखिल हुआ तो मेरे मुंह से आश्चर्य भरी आवाज निकली। यह 1 महीने पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग दिख रहा था।
हमारे पास एक बड़ा पिछवाड़ा था जिसमें एक छाया थी जिसमें मेरे पिता की प्रयोगशाला, एक बगीचा और छोटा खेल का मैदान था जिसे हमें एलिस बनाना था जिसमें झूले और अन्य सामान था। लेकिन अब एलिस के छोटे खेल के मैदान को छोड़कर सब कुछ गायब हो गया था और उसकी जगह एक बड़ा कंक्रीट का कमरा है। अगर वह बड़ा कंक्रीट का कमरा थोड़ा और बड़ा होता तो मैं पहले जब घर में प्रवेश करता तो उसे जरूर देख पाता। प्रवेश निषेध। जैसे ही मैंने कंक्रीट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मुझे अपनी कलाई पर हल्का झटका महसूस हुआ और दरवाजे पर एक बड़ा सा शब्द लिखा हुआ दिखाई दिया जिसमें लिखा था, प्रवेश वर्जित है। क्लिक। अंदर आइए। मैं अपने पिता को अंदर से दरवाजा खोलने के लिए बुलाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला और मेरी माँ मेरे सामने प्रकट हुई और मुझे अंदर आने को कहा। मैं उसके पीछे गया और बड़े कंक्रीट के कमरे में प्रवेश किया जहां मुझे दर्जनों मशीनें दिखीं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था और कई स्क्रीन पर डेटा दिखाया जा रहा था जिसके बारे में मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ था। मेरे पिता स्क्रीन पर डेटा पढ़ने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला। ये सब कहां से आया? मैंने मशीनों की ओर इशारा करते हुए कहा। मशीनों को देखकर कोई भी बता सकता है कि वे बहुत महंगी हैं और माता पिता के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक प्रतिष्ठित शोध संगठन ने आपके पिता के शोध में रुचि दिखाए और उसे संरक्षण देने का निर्णय लिया। इन सभी चीजों का वित्तपोषण उन्हीं द्वारा किया गया। मां ने उत्तर दिया। मैंने ये सुनकर सिर हिलाया कि मैंने ऐसे शोध संगठनों के बारे में सुना है। इनमें से कुछ संगठनों की पहुंच शक्ति शीर्ष 7 संगठनों से कम नहीं है। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य और गर्व हुआ कि मेरे पिता के शोध को इन संगठनों से धन प्राप्त हुआ। चूंकि ये संगठन बाहरी शोधकर्ताओं को शायद ही कभी संरक्षण देते हैं, इसलिए शोध संगठन से अनुदान प्राप्त करने के लिए मेरे पिता। माइकल, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे पिता ने अपना सिर स्क्रीन से हटा लिया और पूछा। मुझे उनकी प्रयोगशाला में आए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी वह अपने बेटे से बात करने के लिए स्क्रीन से बाहर आए हैं। हाँ, जब मैं जागृति मैदान में था तब मैंने आपके लिए कुछ पुस्तकें लाई थीं, मैंने कहा और उसके लिए लाई गई सभी पुस्तकों को उसकी होलोवॉच में स्थानांतरित कर दिया। जब उसने मेरे द्वारा भेजी गई पुस्तकों को देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर सहज संकोची भाव था, लेकिन समय के साथ यह भाव और अधिक गंभीर होता गया। गंभीर चेहरे के बावजूद उनकी आंखों में अपार खुशी देखी जा सकती थी। किताबों से बाहर आने में उन्हें करीब आधा घंटा लग गया। ये पुस्तकें मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगी, मेरे पिता ने कहा और एक बार फिर वे मेरी ओर एक नज़र भी डाले बिना पढ़ने में लग गए। मैं उन्हें ऐसा करते देख मुस्कुराया। मेरे पिता का स्वभाव संकोची था और वह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, जो मेरी माँ के बिल्कुल विपरीत था, जिनका व्यक्तित्व बहुत खुशमिजाज था। माइकल, क्या तुमने अपनी माँ के लिए कुछ खरीदा है या तुम सिर्फ अपने पिता के बेटे हो? मेरी माँ ने चिढ़ाते हुए पूछा। उसे इतने खुलेआम उपहार मांगते देख मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हर बार जब मैं घर आता हूँ तो हमेशा परिवार के लिए कुछ न कुछ लाता हूँ और इस बार भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि इस बार मैं इतनी सारी चीजें लाया हूँ कि किसी भी अन्य बार की तुलना में ये सब बेकार है। यहाँ, मैंने कहा और उसे स्टोरेज थमा दिया। मुझे सीधे उसे स्टोरेज देते देख वह थोड़ी हैरान हुई क्योंकि ज्यादातर समय मैं अपने स्टोरेज से एक एक करके उपहार निकालता था। हौंफना। जब उसने स्टोरेज के अंदर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। ये सामान्य स्टोरेज नहीं था जिसमें 1 क्यूबिक मीटर की जगह थी। यह उच्च स्तरीय नाइट ग्रेड स्टोरेज था जिसमें 10 क्यूबिक मीटर की जगह थी और इसमें उसके लिए सैकड़ों चीजें भरी हुई थीं। मैंने एक और भंडारण स्थान निकाला और उसे अपने पिता के पास रख दिया। जब वह पुस्तकों को देख लेंगे तो वे उसे देखेंगे। मैं उन्हें ये भंडारण रात में भोजन के बाद देना चाहता था, लेकिन जब मेरी माँ ने इसके लिए कहा तो मैंने सोचा कि अभी भी अच्छा है। दोनों ही उच्च स्तरीय नाइट ग्रेड भंडारण हैं और जागृति मैदान में भी काफी महंगे हैं। मेरी इच्छा होने के बावजूद मैं कोई भंडारण उपकरण नहीं लाया था, क्योंकि वे बहुत महंगे थे और मेरे पास पहले से ही पुरानी शैली का एक उपकरण था। मेरे पास जो भी भंडारण है वह मैंने अपने रास्ते में आने वाले डाकुओं से लूटा है। मेरे पास उच्च श्रेणी के भंडारण नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ और है। माइकल, ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। कुछ देर बाद मेरी माँ ने कहा, माँ, मुझे ये चीजें जागृति मैदान में भाग्यशाली मुठभेड़ों के माध्यम से मिली और जो चीजें मैंने तुम्हें दी हैं वे उस सामान का एक अंश मात्र हैं। मैंने कहा और आश्वासन के रूप में अपने हाथ उनके ऊपर रख दिए। क्या यह आपके पिता के लिए है? मेरी माँ ने उस भंडारण की ओर देखते हुए पूछा जिसे मैंने अपने पिता के पास रखा था। हाँ, ये पिताजी के लिए है। मुझे उम्मीद है कि पिताजी को इसके अंदर की चीजें पसंद आएंगी। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा।
चिंता मत करो, उन्हें हमेशा तुम्हारे उपहार पसंद आते हैं, मेरी माँ ने कहा और अपने हाथों को मेरे हाथों से दबाया। मेरी माँ के विपरीत, जिनकी पसंद और रुचियों को मैं दिल से जानता हूँ, मेरे लिए यह अनुमान लगाना हमेशा कठिन रहा है कि मेरे पिता को क्या पसंद है। वो एक साधारण व्यक्ति हैं, जिनकी भौतिकवादी चीजों में ज्यादा रुचि नहीं है। परिवार के अलावा उन्हें केवल अपने शोध की ही चिंता है और मेरे लिए उनके शोध में मदद करने वाली चीजें खरीदना बहुत कठिन था। मैं काफी भाग्यशाली था कि मुझे उनके शोध में सहायक पुस्तकें मिल गईं। मेरे पिता की प्रयोगशाला अनेक मशीनों और विभिन्न प्रोजेक्शन स्क्रीन से भरी हुई थी। एक स्क्रीन को छोड़कर सभी स्क्रीन अलग अलग प्रकार का डेटा दिखा रही थी। स्क्रीन पर एक बच्चा और एक सिल्वर बर्ड एक साथ पालने में सो रहे हैं, जबकि दो बड़े पक्षी उन पर नजर रख रहे हैं। बच्ची का नाम एलिस है और उसकी गोद में एशलिन है जो सो रही है, जबकि एशलिन के माता पिता निगरानी कर रहे हैं। एलिस को उठने में अभी 1 या 2 घंटे और लगेंगे, मैंने सोचा और प्रयोगशाला की सफाई में अपनी माँ की मदद करने लगा। माइकल, तुमने मुझे जो किताब दी है वह बहुत रोचक है, माँ ने कहा जब हम प्रयोगशाला की सफाई करके कोने में बैठे थे। क्या तुम्हें ये सचमुच पसंद है? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरी माँ को किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधियों में ज्यादा रुचि नहीं थी। उन्होंने डॉक्टरी का कोर्स इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें ये पसंद था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि इससे उन्हें आरामदायक जीवन जीने का मौका मिलता था। तुम हैरान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे पिता जितनी होशियार तो नहीं हूं, पर गूंगी भी नहीं हूं, माँ ने बनावटी गुस्से से कहा। ये वह नहीं है जो मैं कहना चाहता था। बात सिर्फ इतनी है कि आपने शायद ही कभी कोई शैक्षणिक बात दिखाई हो, इसलिए मैंने सोचा कि आपको रूनों के अध्ययन में ज्यादा रुचि नहीं होगी। मैंने समझाया और अगले ही पल, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मैंने अपने भंडार से कागज की किताबें बनाना शुरू कर दिया। ये सब क्या है? उसने आश्चर्य से पूछा जब उसने वह भौतिक पुस्तक उठाई जिसके कवर पर सुंदर धनुष बना हुआ था। इन कागज की पुस्तकों में टोटेम ब्लूप्रिंट है और इसमें परिचय का विवरण है, मैंने एक माँ से कहा जो पुस्तक का पहला पृष्ठ पढ़ रही थी। एफगई वे बीनो एल अंडरस्कोर सी सिग्मा एम। ये वही किताबें हैं जो मुझे नील और एंड्रू के सामान के भंडार से मिली हैं। ये किताबें काफी अच्छी हैं। रूनों का बुनियादी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इन पुस्तकों को आसानी से समझ सकता है और यदि उन्हें रूनों के बारे में कुछ भी पता न हो तो भी वे पुस्तकों में लिखे सरल निर्देशों का पालन करके टोटेम कलाकृति बना सकते हैं। यहाँ मैं कुछ रून संबंधी पुस्तकें दूंगा जो मैं जागृति मैदान में लाया था, मैंने कहा और सभी रून संबंधी पुस्तकों को उसकी होलोवाच में स्थानांतरित कर दिया। वाह, शांत हो जाओ दोस्त, ये बहुत सारी किताबें हैं, तुम गलती से अपनी माँ को इसमें डुबो सकते हो, मेरी माँ ने मजाक करते हुए कहा और मेरी पीठ पर हल्के से थप्पड़ मारा। चिंता मत करो माँ, आप ठीक हो जाओगी, मैंने मजाक में कहा। समय बीतता गया और मैं खुशी खुशी अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। मुझे घर पर रहते हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं। मैं कल वेस्टब्लिड के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन मैंने कुछ दिन और रुकने का निर्णय लिया क्योंकि मुझे 3 महीने बाद वहां जाना था और मुझे नहीं पता था कि मैं कब वापस आ पाऊंगा। सबसे कम अवधि 6 महीने की होगी, जबकि सबसे लंबी अवधि 1 साल से अधिक समय ले सकती है। इसलिए मैं अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का प्रयास कर रही हूँ। इन 2 सप्ताहों में बॉडी क्लींजिंग तकनीक के प्रदर्शन के अलावा मैंने कुछ भी विशेष नहीं किया, लेकिन 2 सप्ताह से अधिक समय तक तकनीक का प्रदर्शन करने के बावजूद मैं तकनीक की 13वीं मुद्रा को कभी भी करने में सक्षम नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि 13वां आसन कठिन है, बात सिर्फ इतनी है कि 12वें आसन में मैं इतना थक गया कि मुझमें 13वां आसन करने की ऊर्जा ही नहीं बची। फिर भी 2 सप्ताह से अधिक की कड़ी मेहनत के परिणाम अभी भी सामने थे। चमत्कारी फल की ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और अगर मैं भाग्यशाली रहा तो आज वह दिन होगा जब मैं साजन स्तर तक पहुंच जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज वह दिन होगा जब मैं अपना स्तर ऊपर उठाऊंगा। मैंने कल भी यही सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कल अपना स्तर ऊपर उठाने में असफल रहा। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि चमत्कारी फल की ऊर्जा अभी पूरी तरह से नहीं भरी थी, लेकिन मुझे आशा है कि आज का दिन ऐसा होगा जब ये पूरी तरह से भर जाएगी, जिससे स्तर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है माइकल, तुम शुरू कर सकते हो, मेरे पिता ने कहा, जो मुझसे कुछ ही दूरी पर विभिन्न स्क्रीन को देख रहे थे। हाँ पिताजी, मैंने जवाब दिया और शरीर सफाई तकनीक का प्रदर्शन शुरू कर दिया। मैं इस समय अपने पिता की प्रयोगशाला में हूं और वहां डेटा एकत्र करने के लिए मेरे शरीर पर कुछ छोटे उपकरण लगाए गए हैं। अपने गृहनगर आने के 5वें दिन मैं अपने पिता से सलाह लेने के लिए पुनः उनकी प्रयोगशाला में आया।
मैं जानना चाहता था कि क्या राक्षस कोर से प्राप्त बरसेक ऊर्जा किसी तरह से मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। मुझे जिम से पता था और जागृति ग्राउंड से लाए गए सभी पुस्तकों को पढ़ने से पता चला कि जब तक मेरे पास अपने शरीर और स्रोत के संतुलन को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की पर्याप्त विशेष ऊर्जा है। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल CM। जब मेरे पिता को पता चला कि मैं ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राक्षसों के कोर खा रहा हूं, तो उन्होंने नियंत्रण खो दिया और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि बेरिस्क ऊर्जा कितनी खतरनाक है। यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मैंने अपने आमतौर पर शांत पिता को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते देखा था। यदि वह किसी अन्य व्यक्ति की जगह होता तो वह अपनी भावनाओं पर इस प्रकार नियंत्रण नहीं खोता, लेकिन जब उसकी तुलना उसके परिवार से की जाती है, जिसे वह बेहद प्यार करता है, तो वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने से खुद को नहीं रोक पाता। वह तभी शांत हो पाया जब मैंने उसे समझाया कि मेरा शोधन इंजन कितना अनोखा है और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की विशेष ऊर्जा मेरे शरीर और स्रोत को स्थिर करने में कैसे मदद करती है। उस दिन से मैंने अपने पिता की प्रयोगशाला में कुछ घंटे बिताना शुरू कर दिया, क्योंकि वह पूरी तरह से देखना चाहते थे कि क्या बरसेक ऊर्जा मेरे शरीर को कोई नुकसान पहुंचा रही है या नहीं। और अप्रत्याशित रूप से मेरे पिता ने शरीर की सफाई तकनीक में असामान्य रुचि विकसित की थी, जिसके कारण 1 सप्ताह से अधिक समय से मैं अपने पिता की प्रयोगशाला में शरीर की सफाई अभ्यास कर रहा हूं। मैं उसके लिए प्रयोगशाला चूहा बन गया हूं, यहां तक कि अब मेरी मां भी मुझे इसी नाम से चिढ़ाती है। हमेशा की तरह पहले आसन में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे आसन में मेरे शरीर में खिंचाव महसूस होने लगा, क्योंकि मेरी कोशिकाएं संतृप्त होने लगी थीं। तीसरे आसन में तनाव कई गुना अधिक बढ़ गया था, जो अन्य व्यायामों से भिन्न है, जिनमें तनाव को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जाता है। चौथे आसन में तनाव और भी अधिक बढ़ गया था, लेकिन मुझे ज्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। 2 सप्ताह से अधिक के नियमित अभ्यास के माध्यम से मेरे मन और शरीर ने इस तरह के तनाव का अनुभव करने के लिए प्रशिक्षित किया था। मुझे वास्तविक दबाव का अनुभव तभी होना शुरू होगा जब मैं 8वीं मुद्रा और उससे ऊपर का प्रदर्शन करना शुरू करूंगा। मैं लगातार एक के बाद एक आसन करता रहा और छठे आसन पर मैंने देखा कि उसके छिपे हुए स्थान से बड़ी मात्रा में चमत्कारी फल की ऊर्जा निकलने लगी। पहले मेरे शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा हुआ करती थी, लेकिन अब केवल 2 ही हैं, एक चमत्कारी फल की ऊर्जा और दूसरी बेरसेक ऊर्जा, जबकि अन्य सभी ऊर्जाएं जो छोटी मात्रा में थीं, चमत्कारी फल की ऊर्जा द्वारा निगल ली गईं। अब उनमें से केवल 2 ही मेरे शरीर में मौजूद हैं और हर दिन चमत्कारी फल की ऊर्जा छिपकर बाहर आने वाली बात बेरसेक ऊर्जा को खा जाती है। यदि बेरसेक ऊर्जा के स्थान पर कोई ऊर्जा होती तो मैं कुछ दिन पहले ही साजन स्तर तक पहुंच गया होता। ये सिर्फ इतना है कि मैं देख सकता था कि चमत्कार फल की ऊर्जा किसी भी अन्य ऊर्जा की तुलना में बरसेक ऊर्जा को निगलने में अधिक समय लेती है। यद्यपि इस बरसेक ऊर्जा को पचाने के बाद इसे पचाना कठिन होता है, लेकिन ये चमत्कारिक फल ऊर्जा को सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब मैंने चमत्कारी फल की ऊर्जा को देखा तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पहले तो यह मेरे शरीर में बहुत कम मात्रा में थी, लेकिन अब इसका आकार 30 गुना से भी अधिक बढ़ गया था। जब मैं साजन चरण में था, तब इसे मेरे स्तर को ऊपर उठाने में मदद के लिए शुरू किया गया था, तब की तुलना में ये 5 गुना अधिक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 2 दिनों से स्तर ऊपर उठाऊंगा। इस ऊर्जा ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये कोपोरल चरण और साजन चरण के बीच की बाधा का परीक्षण करना शुरू कर देता है। कल यह थोड़ा टूट भी गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी गति इसकी आवश्यकता से थोड़ी कम थी। आज मुझे आशा है कि यह इतनी अधिक निडर ऊर्जा ग्रहण कर लेगा कि इसे उस अवरोध को तोड़ने के लिए आवश्यक गति मिल जाएगी। जैसे ही मैंने 9वीं मुद्रा का प्रदर्शन किया, मुझे अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव महसूस होने लगा। हर हिस्से को हिलाना मुश्किल हो गया, लेकिन मैं फिर भी जारी रहा, क्योंकि मैं अपने अंदर महसूस कर सकता था कि मैं जितनी ऊंची मुद्राएं करूंगा, उतनी ही अधिक उन्मत्त ऊर्जा चमत्कारी फल ऊर्जा द्वारा निगल ली जाएगी। मैंने 10वीं और 11वीं मुद्रा का अभ्यास किया और अंत में 12वीं मुद्रा का अभ्यास किया। मैं अपने शरीर पर अधिकतम तनाव महसूस कर सकता हूं, जो मेरी सीमा के करीब है, लेकिन मैं ये भी देख सकता हूं कि 12वीं मुद्रा पर्याप्त नहीं होगी। या तो मैं 13वीं मुद्रा का प्रदर्शन करूं और उससे बरसेक ऊर्जा को निगलने के लिए पर्याप्त समय दूं, या फिर मैं इस तकनीक को 3 से 4 दिनों तक जारी रखूं ताकि सभी स्तर पर पहुंच सके। यह मेरी दृढ़ता पर निर्भर करेगा। मैं 12वें आसन का अभ्यास करता रहा और जैसे ही मैंने इसे पूरा किया, मेरे शरीर पर तनाव कई गुना बढ़ गया और मैं इतनी अधिक कमजोर हो गई कि मैं फर्श पर गिरने ही वाली थी, लेकिन मैंने अपनी इच्छाशक्ति से खुद को स्थिर कर लिया।
मैं आज अपना स्तर ऊपर उठाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, और इसके लिए यदि मुझे 13वीं मुद्रा भी करनी पड़े तो मैं करूँगा। अपने शरीर से आ रही दुर्गंध को सहते हुए मैंने धीरे धीरे 13वां आसन करना शुरू किया। 13वें आसन को करने की मेरी गति घोंघा चाल से भी धीमी है और हर पल में अत्यधिक थकान से जूझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने दूसरे चरण के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया तो मैं फर्श पर गिर जाऊंगा, और साजन स्तर तक पहुंचने से पहले मुझे इस तकनीक को कुछ और दिनों तक आजमाना होगा। मैं देख सकता था कि यदि मैं कुछ और मिनट तक प्रयास जारी रख सका तो आज मैं साजन स्तर तक पहुंचने में सफल हो जाऊंगा। जैसे जैसे मैं 13वें आसन को करता गया, समय कछुए की गति से बीतता गया। हर पल मेरे शरीर पर तनाव बढ़ता गया। हर पल असहनीय है, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा क्योंकि मैंने अपना ध्यान पूरी तरह से चमत्कारी फल की ऊर्जा पर केंद्रित कर रखा था। इसे अपनी सीमा तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। एक बार जब यह अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक ही बार में साजन स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। अंततः मैंने 13वीं मुद्रा का प्रदर्शन किया और मैं अपने शरीर पर महसूस हो रहे अत्यधिक तनाव के कारण नीचे गिरने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण जब मैंने 13वीं मुद्रा का प्रदर्शन समाप्त किया, चमत्कारी फल की ऊर्जा ने बरसक ऊर्जा को निगलना बंद कर दिया और पुनः उसी गति के साथ अवरोध की ओर बढ़ गया, जो कल की तुलना में अधिक मजबूत थी। टकराना। चमत्कारी फलों की ऊर्जा ने अवरोध से टकराकर उसे एक ही वार में कुचल दिया, जिससे मैं साजन स्तर 336 जाने से पहले का समय। माइकल। मैंने एक हल्की चीख सुनी और अगले ही पल मुझे अपने चारों ओर कोमल बाहों का एहसास हुआ, जिन्होंने मुझे फर्श पर गिरने से पहले ही उठा लिया। मैं बाहों के स्पर्श से जानता हूं कि यह मेरी मां ही है जो मेरे बदबूदार शरीर को थामे हुए है। प्रयोगशाला में न केवल मेरे पिता मौजूद थे बल्कि मेरी मां भी मौजूद थी। मैंने अपनी मां को एक थकी हुई मुस्कान दी, जो मैं बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर बना पाया था, और अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित किया, जो स्तर ऊपर उठाने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। यह अच्छी बात थी, मैंने पहले ही एक छोटा सा राक्षस कोर खा लिया था जिससे मुझे साजन चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल गई। वर्तमान में मैं सफलता के लिए अपने रिफाइनिंग इंजन के माध्यम से राक्षस कोर की बरसक ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा हूं। स्तर ऊपर जाने में अधिक समय नहीं लगेगा। 10 से 20 मिनट में मैं साजन स्टेज के प्रारंभिक चरण पर पहुंच जाऊंगा। मेरी मां ने मुझे धीरे से फर्श पर लिटा दिया और चुपचाप मेरी सफलता पूरी होने का इंतजार करने लगी। सामान्यतः मैं शरीर शुद्धिकरण तकनीक करने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कोई भी हरकत नहीं कर पाता था, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि मैं अपने स्तर को ऊपर उठा रहा हूं और कुछ ही मिनटों में मैं छोटी मोटी हरकतें कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि जब तक मैं अपना स्तर ऊपर कर लूंगा तब तक मैं सामान्य रूप से चलने में सक्षम हो जाऊंगा। ये केवल आज ही होगा क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे पता है कि जब कल मुझे 13वां आसन करना पड़े तो मैं हमेशा की तरह कम से कम आधे घंटे तक एक मरे हुए कुत्ते की तरह फर्श पर पड़ा रहूंगा। अंततः 15 मिनट बाद मैं पूरी तरह से साजन चरण के प्रारंभिक स्तर तक पहुंच गया। मैं नहाने जा रहा हूं, मैंने कहा और गोद में बने शॉवर की ओर चलने लगा। अपने शरीर और पहने हुए कपड़ों से चिपके हुए सभी छोटे उपकरणों को हटाने के बाद मैंने अपने ऊपर गर्म पानी की बौछारें छोड़ दी। साजन स्तर पर होने का एहसास कोपोरल स्तर से स्पष्ट रूप से भिन्न है। मुझे न केवल मन में वृद्धि मिली बल्कि मेरी काया में भी सुधार हुआ, लेकिन मेरी ताकत में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। चूंकि मैंने नियम शक्ति को समझ लिया था, मेरी ताकत में भारी गिरावट आई थी, इसलिए साजन स्तर तक पहुंचने से मेरी समग्र ताकत में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसने मुझे कोर स्तर पर बढ़ावा दिया। साजन स्तर पर होने के कारण मेरी तत्परता और अधिक तीव्र हो गई। मैं पहले की तुलना में अधिक तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता था और यह युद्ध में बहुत सहायक है। भले ही मेरे पास शासन करने की सारी शक्ति हो, लेकिन मेरे पास उससे मेल खाने वाली सहज प्रवृत्ति न हो तो सारी शासन शक्ति का होना बेकार है। स्वच्छ और दुर्गंध मुक्त महसूस करने के बाद मैं स्नान से बाहर निकली और उन कपड़ों को पहन लिया जो मैंने पहले ही रख दिए थे। क्या आपको वह सारा डेटा मिल गया जिसकी आपको आवश्यकता थी? मैंने शॉवर से बाहर आते हुए अपने पिता से पूछा। हाँ, यह मेरी अपेक्षा से भी बेहतर है, मेरे पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर स्क्रीन की ओर देखा। माँ को अपने बच्चे पर बहुत गर्व है, मैंने सुना, और अगले ही पल मेरी माँ ने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने काफी देर तक मुझे नहीं छोड़ा। जब अंततः उसने मुझे छोड़ा तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे अपनी माँ से इस तरह की गले मिलना बहुत कम मिलता है। पिछली बार मुझे इस तरह की गले मिलना तब मिला था जब मैं पहली बार वेस्टब्लिट के लिए निकल रहा था। उस याद को सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
मैं प्रयोगशाला में अधिक देर तक नहीं रुका, मेरे पिता को आज प्राप्त सभी डेटा का विश्लेषण करने में कुछ समय लगेगा। यदि मेरे कोई प्रश्न हो तो उनका उत्तर कल दिया जाएगा। प्रयोगशाला से बाहर निकलने के बाद मैं सीधे अपने कमरे की ओर चलता हूँ। पिछले 2 वर्षों में ये पहली बार था जब एश्लिन मेरे साथ एक ही कमरे में नहीं सो रही थी। हमारे बीच संबंध बनने से पहले भी एश्लिन मेरे कमरे में सोती थी, लेकिन जब से मैं इस बार वापस आया हूँ, वह किसी अजीब कारण से एलिस के साथ सो रही है। मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। फ्रेश होने और स्नान करने के बाद मैं रसोईघर की ओर चला जो हमेशा की तरह खाली था। बिना इंतजार किए मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि जब तक मेरे माता पिता जागेंगे तब तक नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए था। हमेशा की तरह इसकी खुशबू अच्छी है। जब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो मुझे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ रसोई में टहलती हुई दिखाई देती है। मैं जो बना रही हूँ उसे देखने के बाद वह डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। 10 मिनट बाद मेरे पिता भी रसोईघर में आए और उनके थके हुए चेहरे को देखकर मैं बता सकती हूँ कि वे सो गए थे। मैंने मेज पर नाश्ता परोसा और उनके साथ खाना शुरू कर दिया। डेटा कैसा था? मैंने पूछा, उम्मीद थी कि मेरे पिता को कुछ दिलचस्प मिलेगा। ये बहुत अच्छा था। शरीर को साफ करने की यह तकनीक सचमुच अद्भुत है। जिसने भी इस तकनीक का आविष्कार किया है वह अवश्य ही बहुत प्रतिभाशाली होगा। मेरे पिता ने प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा, यह आपके द्वारा किए गए प्रत्येक पोस्ट पर मन को जलाता है। ये शरीर को भट्टी की तरह बनाता है जो किसी भी चीज को पिघला सकता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका को गलाना है, उसे अशुद्धियों से रहित बनाना है। पहले तो मैं आपकी बताई बातों से चकित था, लेकिन मेरे द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से ये सच लग रहा था। जब तक आप इसकी सभी क्रियाएं करेंगे, आपको अशुद्धियों से रहित शरीर मिलेगा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस शरीर का क्या उपयोग होगा। मेरे पिता ने कहा, उनकी आवाज में विस्मय था। खैर, यह तकनीक अद्भुत होनी चाहिए, अन्यथा इसका उपयोग सर्वोच्च स्तर के संगठन द्वारा नहीं किया जाएगा। जहां तक बॉडी क्लींजिंग तकनीक के सभी मूव्स को करने की बात है तो ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। उस कुल्हाड़ी से प्राप्त यादों से मुझे पता है कि तकनीक के अंतिम मूव्स को करना कितना कठिन है। यहां तक कि उस कुल्हाड़ी का मालिक, जो कि एक पूर्ण प्रतिभाशाली था, वह भी तकनीक के केवल 8 मूव्स ही कर पाया था। क्या ऐसी कोई संभावना है कि चमत्कारी फल की कोई ऊर्जा मेरे शरीर में बची हो? मैंने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। एश्लिन एक कम तनाव वाली राक्षसी होने के कारण मेरे लिए सामान्य तरीके से स्तर बढ़ाना बहुत कठिन हो गया था। अगर मुझे कोई विशेष अवसर नहीं मिला तो मुझे एक स्तर ऊपर जाने में वर्षों लग सकते थे। लेकिन जागृति भूमि और चमत्कार फल जैसे विशेष अवसरों को प्राप्त करना कितना कठिन है, मैं यह विश्वास करने के लिए आशावान नहीं हूं कि एश्लिन मुझे कुछ चमत्कार फल खोजने में मदद करेगी जो मुझे हर साल स्तर बढ़ाने में मदद करेंगे, भले ही मैं सभी अंतरिक्ष क्षेत्रों में साहसिक कार्य करूं। इसलिए मेरी सबसे अच्छी शर्त चमत्कारी फल की ऊर्जा पर होगी। भले ही मेरे शरीर में कोई कण रह गया हो, मुझे इतना विश्वास है कि मैं इसे इतना बड़ा कर सकता हूं कि यह मुझे स्तर ऊपर करने में मदद कर सकता है। लेकिन मुझे लगा कि मैंने कल स्तर ऊपर करने के दौरान सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। अपने पिता से यह सवाल पूछना सिर्फ अपने आप को झूठी उम्मीद देना है। मेरे पिता मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ देर तक चुप रहे। आपके शरीर से मुझे जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं पुष्टि के साथ कह सकता हूं कि आपके शरीर में चमत्कारी फलों की ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बची है। उन्होंने कहा। यह सुनकर मेरे चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ईश्वर की दिव्य कृपा मेरे शरीर पर बरस पड़ी हो। लेकिन मेरे पिता के मुंह से निकला अगला वाक्य बर्फ के पानी की एक बाल्टी की तरह मुझ पर गिरा और मुझे उस सुंदर सपने से जगा दिया। लेकिन वह ऊर्जा आपके शरीर के भीतर गहराई में छिपी हुई थी। उसे बाहर लाने के लिए आपको कम से कम शरीर शुद्धिकरण व्यायाम की 17वीं मुद्रा करनी होगी। मेरे पिता ने कहा, यह वास्तव में एक बाल्टी ठंडे पानी की तरह महसूस हुआ जो एक सुंदर सपने को सुला देता था। मुझे चमत्कारी फल की ऊर्जा को बाहर लाने के लिए कम से कम 17वीं मुद्रा करनी होगी, क्योंकि यह अन्य ऊर्जाओं को निगल जाती है। मुझे अभी भी बहुत मेहनत करनी होगी। फिर भी मुझे उनकी बातें सुनकर दुख नहीं हुआ, बल्कि उम्मीद जगी। आमतौर पर मुझे एक स्तर ऊपर करने में सालों लग जाते, लेकिन इस मौके के साथ यह महीनों में किया जा सकता है। केवल शर्त यह है कि मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। खैर, यह सौभाग्य की बात है, क्योंकि एकमात्र चीज जिससे मुझे कभी डर नहीं लगता वह है कड़ी मेहनत करना। जब तक मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा और संयमित रहूंगा, मेरी स्तर वृद्धि की गति मेरे दोस्तों से कम नहीं होगी।
उसके बाद मेरे पिता ने मुझे कई बातें बताईं जो उन्होंने कल मुझसे प्राप्त आंकड़ों में पाईं। कुछ बातें आश्चर्यजनक और दिलचस्प थीं जबकि अन्य बिल्कुल उबाऊ थीं। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद मैं नम आंखों से अलविदा कहकर वेस्टब्लड के लिए रवाना हो गया। वेस्टब्लड लौटने के बाद मैंने सबसे पहला काम ग्रिम बैटलफील्ड के लिए पंजीकरण कराया। मैं 2.5 महीने बाद वेस्टब्लड के लोगों के एक समूह के साथ वहां से निकलूंगा। जब मैं वेस्टब्लड में था तो मैंने पाया कि जिम भी ग्रिम युद्ध क्षेत्र में जा रहा था, जिससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यदि वह उसकी गर्लफ्रेंड या कोई अन्य व्यक्ति होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन जब जिम ने मुझे बताया कि वह ग्रिम युद्ध क्षेत्र जा रहा है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिम एक कीमियागर है जिसकी लड़ाई में कोई रुचि नहीं है और ग्रिम युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से लड़ाई के बारे में है। उन्होंने कहा कि उनके पास इसका अपना कारण है और यह सुनकर मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। समय नदी की तरह बहता है और इससे पहले कि मैं जान पाऊं कि मेरे जाने का दिन करीब आ गया है, कल मैं हवाई जहाज के माध्यम से ग्रिम युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हो जाऊंगा। मुझे मिनवा दायरे से लौटे और ग्रिम युद्ध क्षेत्र के बारे में जाने हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने धुंधलेपन की तरह बीत गए और कल वह दिन होगा जब मैं एयरशिप के माध्यम से ग्रिम युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होऊंगा। इन 3 महीनों में से मैंने आधा समय अपने गृहनगर में और आधा समय पश्चिमी क्षेत्र में बिताया है। इस बार अपने गृहनगर से लौटना काफी दुखदायी था। 1 महीने पहले मैंने अपने माता पिता को बताया कि मैं विशेष प्रशिक्षण के लिए आधे साल से लेकर 1 साल तक के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरी मां पहले तो इसके खिलाफ थी, लेकिन जब मैंने जाने पर अड़ गया तो उन्होंने इसे टाल दिया। मैंने मिनवा दायरे से जो सामान खरीदा था उसका आधा हिस्सा बेच दिया है और बदले में मुझे जो कीमत मिली है वह मेरी अपेक्षा से बेहतर है। मेरा एकमात्र अफसोस यह है कि पिछले 2.5 महीनों से लगभग हर दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं बॉडी क्लींजिंग तकनीक का केवल 15वां आसन ही कर पाया। ये शरीर शुद्धिकरण तकनीक बहुत कठिन है। मैंने सोचा था कि ये 2.5 महीने मेरे लिए 17वें या 18वें आसन को करने के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे, लेकिन मैं केवल 15वें आसन तक ही आगे बढ़ पाए। बॉडी क्लींजिंग तकनीक का प्रदर्शन करना बहुत कठिन है। न केवल प्रदर्शन करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि यह हर कदम के साथ मेरे शरीर पर तनाव भी कई गुना बढ़ा देता है। 3 हफ्ते पहले बॉडी क्लींजिंग तकनीक की 15वीं मुद्रा करने के ठीक बाद मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो 1 घंटा बीत चुका था। इस तकनीक से शरीर पर बहुत दबाव पड़ता है। हालांकि ऐसी स्थिति में भी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए दबाव बहुत अधिक होता है, लेकिन उसे स्वाद के ऐसे लाभ मिलेंगे जो उसकी कल्पना से परे होंगे। 3 महीने तक इस तकनीक के नियमित अभ्यास से मुझे ऐसे लाभ मिले हैं। अभी 2 दिन पहले ही म्यास्ता वन में मैंने अपने शरीर की ताकत से एक मास्टर स्टेज राक्षस को मार डाला था। इससे लड़ते समय मैंने किसी भी कौशल या नियम शक्ति या किसी टोटेम कलाकृति का उपयोग नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर की शुद्ध शक्ति का उपयोग किया। हालांकि मुझे उस राक्षस को मारने में 3 घंटे से अधिक का समय लगा और जब तक मैं समाप्त हुआ मैं काफी घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी केवल शारीरिक शक्ति से राक्षस को मारना काफी अच्छा लगा। ये काफी बड़ी उपलब्धि है और कई लोग चौंक जाएंगे यदि वे इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि राक्षसों के शरीर काफी मजबूत होते हैं और उन्हें हराने के लिए हम मनुष्य हमेशा कौशल, कलाकृतियों और अन्य चीजों पर निर्भर रहते हैं। हम उन्हें हराने के लिए कभी भी अपने शरीर की ताकत पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते हैं। जब मैं अपनी बालकनी से वेस्टब्लड शहर का शानदार दृश्य देखता हूं तो आह भरने से खुद को रोक नहीं पाता। कल सुबह ग्रिम युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले वेस्टब्लड शहर में यह मेरी आखिरी रात है। मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, अब बस मुझे कल उठकर एयरबेस की ओर जाना है। बालकनी में 1 घंटा और रुकने के बाद मैं आखिरकार सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि एशलिन मुझसे पहले ही जाग चुकी थी और अब खिड़की से बाहर देख रही थी। अपनी सुबह की गतिविधियों से निपटने और स्नान करने के बाद मैंने हमारे लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। 1 घंटे से भी कम समय में नाश्ता बनकर तैयार हो गया और हम दोनों ने खाना शुरू कर दिया। नाश्ते के बाद मैंने अपनी होलो वॉच पर देखा और पाया कि कल बुक की गई होवर कार आने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। समय बिताने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, बस कुर्सी पर बैठा रहा और कुछ नहीं, सब कुछ सोचता रहा। भनभनाना, मैं अपने विचारों में ही उलझा रहा और 1 घंटा बीत गया। यदि मुझे होलोवॉच का कंपन महसूस न होता तो मैं 1 घंटा और अपनी जगह पर बैठा रहता। जब मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकला तो पाया कि होवर कार मेरी प्रतीक्षा कर रही है, जैसी कि मैंने उम्मीद की थी। जैसे ही मैं उसमें चढ़ा, उसने तेजी से अपनी गति बढ़ा दी और एयरबेस की ओर उड़ चला।
मैंने सोचा कि इस होवरकार की गति से एयरबेस तक पहुंचने में 15 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। मैं और एशलिन हमारे पास से गुजरते हुए दृश्य को देख रहे थे और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने अपने सामने एक बड़ा एयरबेस देखा। होवरकार से उतरकर मैं एयरशिप पोर्ट की ओर चल पड़ा। यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन ये भीड़ ट्रेन स्टेशन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। गणराज्य में हवाई जहाजों का उपयोग केवल देशों के बीच जाल बिछाने के लिए किया जाता है। यदि आपको गणराज्य के भीतर यात्रा करनी है तो आपको ट्रेन का उपयोग करना होगा। इस नियम के कुछ अपवाद हैं, लेकिन अपवाद पाने के लिए व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली होना होगा। एयरबेस से कई हवाई जहाज आते जाते देखे जा सकते हैं। कुछ छोटे हैं जबकि अन्य बड़े हैं, कुछ बहुत सुंदर हैं जबकि अन्य औसत हैं, लेकिन आकार या रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई हवाई जहाज को देखता है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वे शक्तिशाली जानवर को देख रहे हैं। आकाश में उड़ना आसान नहीं है, विशेषकर शहरों की सुरक्षा के बाहर। कोई नहीं जान सकता कि आकाश में कब कोई शक्तिशाली राक्षस उस पर हमला कर देगा। यही कारण है कि अपने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक हवाई पोत अपनी आक्रमण और रक्षा क्षमता में काफी मजबूत होता है। एयरशिप की प्रत्येक त्वचा में कम से कम मेजर स्तर के राक्षस की त्वचा का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक एयरशिप, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, में ऐसी तोप होती है जो एक ही शॉट में मेजर स्तर के राक्षस को मार सकती है। हॉन्फना। जब मैं टर्मिनल 6 पर पहुंचा और उस हवाई जहाज को देखा जिस पर मुझे सवार होना था, तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मैंने जो देखा वह एक विशालकाय काला हवाई जहाज है। इसका आकार एक छोटे शहर को समाहित करने के लिए काफी बड़ा है। इस जहाज को एक नज़र देखने के बाद लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आएगा, एक जानवर। ये युद्धपोत एक खतरनाक जानवर के समान है। एक बार उकसाने पर यह तभी रुकेगा जब दुश्मन का पूरी तरह सफाया कर देगा। यह एक विशालकाय हवाई जहाज है जिसके शरीर पर अज्ञात पदार्थ का एक काला कांटेदार जाल चढ़ा हुआ है। इसे देखकर ही मुझे महसूस हो रहा था कि सबसे छोटा कांटा भी मेरे शरीर को भेदने की शक्ति रखता है, भले ही मैं अपने बचाव में नियमों की शक्ति का उपयोग करूं। इतना ही नहीं, पूरे हवाई पोत पर 100 से अधिक चमकदार तोपें रखी गई हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वे तोपें कितनी शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि गणतंत्र की सीमा में कोई भी राक्षस उनसे वार करने में सक्षम नहीं है। कभी कभी लोग उस विशाल एयरशिप में प्रवेश करते देखे जा सकते थे। उनमें से अधिकतर की उम्र 20 से लेकर 20 वर्ष के बीच थी। उनके शरीर में वह शक्ति नहीं थी जिससे मुझे डर लगता था, लेकिन कभी कभी मैं देख सकता था कि मेरी उम्र के आसपास के लोग भी एयरशिप में प्रवेश कर रहे थे। वे ज्यादातर मास्टर स्टेज और लेफ्टिनेंट स्टेज हैं, लेकिन मैंने अपने जैसे कुछ कॉर्पोरल स्टेज और सार्जेंट स्टेज भी देखे। frwebnoel.com। एक गहरा विराम लेते हुए मैं भी विशालकाय काले हवाई जहाज की ओर चल पड़ा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि जहाज पर चढ़ने के बाद मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा और यह परिवर्तन जागृति भूमि से कम शानदार नहीं होने वाला था। मैंने अपनी होलो वॉच को उसमें स्कैन किया और दरवाजा अपने आप खुल गया और मैंने अंदर कदम रखा। लानत है, जब मैंने अंदर का दृश्य देखा तो मेरे मुंह से आश्चर्य की एक श्राप निकल गई। पहले जब मैंने इस विशालकाय जहाज के बाहरी हिस्से की ताकत देखी थी तो मुझे प्रीमियम टिकट के लिए 5 मिलियन क्रेडिट का भुगतान करने का अफसोस हुआ था, लेकिन अब जब मैं इसके अंदरूनी हिस्से को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह इसके लायक होगा। लानत है, जब मैंने अंदर का इंटीरियर देखा तो मेरे मुंह से आश्चर्य की एक गाली निकल गई। पहले जब मैंने इस जानवर जैसे जहाज के बाहर की ताकत देखी थी तो मुझे प्रीमियम से 5 मिलियन क्रेडिट का भुगतान करने का पछतावा हुआ था, लेकिन अब जब मैं इसके इंटीरियर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह इसके लायक होगा। जब मैंने अंदर कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एयरशिप में नहीं बल्कि किसी आलीशान होटल में कदम रख रहा हूं। सब कुछ बहुत ही शानदार और आलीशान लग रहा था। एक सप्ताह पहले जब मुझे पहली बार ग्रिम युद्ध क्षेत्र के लिए एयरशिप का टिकट मिला था तो उसमें सीट अपग्रेड करने का विकल्प था। यदि ग्रिम युद्ध क्षेत्र की यात्रा में एक दिन लगता तो मैं सामान्य स्तर की सीट लेता, जो कि निःशुल्क भी है, लेकिन सूचना में कहा गया था कि पूरी यात्रा में 6 दिन या उससे अधिक समय लगेगा। ये पढ़कर मैं 6 दिनों तक सामान्य स्तर की सीट पर नहीं रहना चाहता था, खासकर तब जब मेरे पास ढेर सारा पैसा है जो मैंने मिनवा रियल्म से प्राप्त सामान का आधा हिस्सा बेचकर कमाया है। एयरशिप पर 5 प्रकार की सीटें हैं जो सामान्य, इकोनॉमी, बिजनेस, प्रीमियम और ग्रैंड हैं। सामान्य स्तर की सीट निःशुल्क है, लेकिन इतना ही नहीं, आपको पूरा दिन एकल सीट पर ही बिताना होगा, क्योंकि सामान्य स्तर पर एयरशिप के अन्य क्षेत्रों में घूमने की सुविधा नहीं है। इकोनॉमी स्तर काफी अच्छा है, सीट विशाल है और वे एयरशिप में महान हॉल और बार में जाने से नफरत करते हैं, लेकिन इसके लिए 1 लाख क्रेडिट का भुगतान करना होगा।
व्यवसाय स्तर पर कोई मुहर नहीं दी जाती है, लेकिन एक छोटा कमरा दिया जाता है जहां कोई आराम से बैठ सकता है और बिस्तर पर लेटकर आकाश के दृश्यों को देख सकता है। इसमें बार, ग्रेट हॉल और कैसीनो में प्रवेश जैसे कई विशेषाधिकार हैं, लेकिन इसकी कीमत 1 मिलियन क्रेडिट है। प्रीमियम लेवल टिकट में एक छोटा सा आलीशान स्वीट मिलता है जिसमें सभी सुविधाएं होती हैं और बड़ी खिड़कियां होती हैं जो बाहर का एक आबादित दृश्य देती हैं। प्रीमियम टिकट के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जा सकता है जो यात्रियों के लिए है। प्रीमियम टिकट के लिए केवल 5 मिलियन क्रेडिट का भुगतान करना पड़ता था। मैं कभी भी 10 मिलियन क्रेडिट का टिकट खरीदने की हिम्मत नहीं करता, 10 मिलियन तो दूर, यहां तक कि 10 मिलियन का टिकट खरीदना भी सवाल से बाहर होता। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने जागृति ग्राउंड से प्राप्त कुछ सामान बेचा था और इतना पैसा प्राप्त किया था कि 10 मिलियन क्रेडिट का टिकट भी मेरे लिए एक बूंद के समान था। अंतिम टिकट ग्रैंड स्तर का है जो ग्रैंड स्वीट के साथ आता है। उन्हें वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो अन्य 4 को प्राप्त हैं। एक बात जो इस ग्रैंड स्तर के टिकट को बहुत खास बनाती है वह यह है कि इसमें लाइफ बॉक्स होते हैं जो ग्रैंड सूट के लोगों को सुरक्षित रूप से एयरशिप से बाहर निकाल सकते हैं। ग्रैंड स्तर के टिकट की कीमत का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। मैं बड़े हॉल की ओर चलता हूं जो एयरशिप का केंद्रीय क्षेत्र है। यहां सभी लोग एकत्र होते हैं और मिलते जुलते हैं। ये शानदार है, मैंने बड़े हॉल में प्रवेश करते हुए फुसफुसाते हुए कहा। यह बड़ा हॉल बहुत भव्य है और इसके हर इंच से वैभव झलकता है। विशाल हॉल में हजारों लोग दिखाई दे रहे थे, कुछ अकेले थे जबकि अन्य समूह में थे। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने भीड़ में कुछ परिचित चेहरे देखे। हालांकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, मैं उन्हें जानता हूं क्योंकि वे गणतंत्र में प्रसिद्ध हैं। इनमें से अधिकांश लोगों ने विभिन्न शहरों में कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया। मैंने भी उस विशाल हॉल में 1 घंटा बिताया, उसकी सुंदरता को निहारते हुए, अपने चारों ओर हो रही बातचीत को भी सुना। मैंने पाया कि उन्हें भी ये पता नहीं है कि हम किस ग्रिम युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। यदि मैं किसी संगठन में शामिल हो गया होता तो मुझे हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले पता चल जाता कि मैं किस ग्रिम युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूं, लेकिन मैं संगठन के माध्यम से नहीं बल्कि एडवेंचरर्स पैराडाइज से जा रहा हूं। जो लोग एडवेंचरर्स पैराडाइज से गुजरते हैं उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि हम किस ग्रिम युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। जिल ने कहा था कि महाद्वीप पर सभी ग्रिम युद्ध क्षेत्रों को उनके खतरे के स्तर के आधार पर संख्यात्मक रूप से नामित किया गया है। ग्रिम युद्ध क्षेत्र 1 में सबसे अधिक खतरा होगा, जबकि ग्रिम युद्ध क्षेत्र 14 में सबसे कम खतरा होगा। ये खतरे के स्तर केवल जनरल और मार्शल स्तर के पावरहाउस पर लागू होते हैं क्योंकि हमारे लिए हर ग्रिम युद्ध क्षेत्र बेहद खतरनाक है। समय बीतता गया और जल्द ही प्रस्थान की घोषणा पूरे एयरशिप में गूंज उठी। जैसे ही यह घोषणा हुई, बहुत सारे लोग प्रस्थान देखने के लिए रेलिंग की ओर दौड़ पड़े। बड़े हॉल की रेलिंग जो कि अधिकतर खाली थी, अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। मैं भी रेलिंग की ओर दौड़कर उसके विशालकाय हवाई जहाज को उतरते देखना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि मुझे पता था कि हवाई जहाज को चढ़ने और उतरने के कई मौके मिलेंगे। यद्यपि मुझे रेलिंग से अच्छा दृश्य नहीं मिल पाया, फिर भी मैं उससे बादलों की ओर ऊपर जाते हुए देख सकता था। जैसे ही यह बादलों के ऊपर पहुंचा, वायुयान में थोड़ी हलचल फैल गई क्योंकि इसकी गति अचानक बढ़ गई। इसकी गति इतनी अधिक थी कि इसके चारों ओर के बादल धुंधले दिखाई देने लगे। इतनी तेज गति, पूरे हॉल में लोग आश्चर्यचकित होकर हवाई जहाज की गति को देख रहे थे। अधिकांश लोगों की तरह मुझे भी इस हवाई जहाज के विशाल आकार को देखते हुए इतनी तेजी से चलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने निश्चित रूप से मुझे गलत साबित कर दिया। मैं हवाई जहाज पर अपनी पहली यात्रा को लेकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। ग्रेट हॉल में कुछ और समय तक रहने के बाद मैं अपने सूट की ओर चलता हूँ। जैसे ही मैं अपने सूट में दाखिल हुआ, मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह मेरी अपेक्षा से बड़ा है। हालांकि यह सामान्य अपार्टमेंट की तुलना में अभी भी छोटा है, फिर भी इतना बड़ा सूट पाना मेरी उम्मीदों से परे है। सूट को भव्य रूप से सजाया गया था और इसमें वह सब कुछ मौजूद था जो एक दिन की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक होता है। इस सूट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बेडरूम है जहां एक बड़ी खिड़की है जहां से मैं बाहर का स्पष्ट दृश्य देख सकता हूं। अपने बिस्तर से ऐसा दृश्य देखकर मुझे लगा कि प्रीमियम टिकट के लिए 5 मिलियन क्रेडिट का भुगतान करने का मेरा निर्णय वास्तव में सार्थक है। चिल्लाना। मैं अपने शयन कक्ष की जांच कर रहा था, तभी मैंने उस राक्षस की धीमी आवाज सुनी और देखा कि एक छोटा पक्षी राक्षस हवाई पोत की ओर आ रहा है। जैसे जैसे वह नजदीक आया,
राक्षस का आकार बड़ा होता गया और अंततः वह 70 से 80 मीटर का राक्षस बन गया, लेकिन इस विशालकाय हवाई पोत के सामने वह अभी भी छोटा दिखता है। यह अब तक का सबसे बड़ा राक्षस है जिसे मैंने देखा है। ये जनरल स्टेज या मार्शल स्टेज पर होना चाहिए। मैंने नहीं सोचा था कि यह राक्षस इतना खतरनाक होगा। ये वेस्टब्लड शहर के करीब रहता है। मुझे ये बात अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन दोबारा सोचने पर यह संभव लग रहा था, क्योंकि वेस्टब्लड शहर म्यास्टा वन से जुड़ा हुआ है, जहां पूरे महाद्वीप का सबसे खतरनाक राक्षस रहता था। कुछ और सेकंड बीते और वह एयरशिप के इतने करीब आ गया कि मैं उसे अपनी खिड़की से बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये गहरे बैंगनी रंग का राक्षस पक्षी है जिसके पंख बैंगनी बिजली से ढके हुए हैं और यह अपने मुंह में बिजली का एक बड़ा गोला बना रहा है। मैं ये देखकर कांप उठा, इसलिए नहीं कि इससे हवाई जहाज को नुकसान पहुंच सकता था, बल्कि इसलिए कि अगर यह बिजली का वह बड़ा गोला मेरे सूट और उसके आसपास के सूटों पर छोड़ता तो वे इसका निशाना बन जाते। पक्षी राक्षस ने अपना विशाल मुंह खोला और उसके मुंह में बिजली का एक बड़ा गोला बनने लगा। मैं ये देखकर कांप उठा, इसलिए नहीं कि यह एयरशिप पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, बल्कि इसलिए कि यदि यह बिजली का वह गोला छोड़ेगा तो यह निश्चित रूप से मेरे सूट और उसके आसपास के सूट पर गिरेगा। धमाका! बिजली का गोला लगभग बन ही चुका था। ये देखकर मैं बड़ी खिड़की से दूर भागने के लिए एक कदम पीछे हटा, तभी मैंने एक जोरदार धमाका सुना और लाल ऊर्जा का एक गोला बड़े राक्षस पक्षी की ओर आते देखा। ये तोप का गोला है, मैंने कहा जब मैंने ऊर्जा के लाल गोले को देखा जो बड़े राक्षस की ओर बढ़ रहा था। बम! मैंने जोरदार धमाका सुना जब तोप का गोला सीधे बड़े राक्षस पक्षी के सिर पर लगा और उसके बाद जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। तोप का गोला जिसे देखकर मुझे लगा कि यह राक्षस पक्षी के शरीर को भेद देगा। ये तोप से दागा गया एक ही गोला था, न कि एक बौछार, लेकिन वह तोप का गोला पूरी तरह से अलग निकला। जैसे ही उसने राक्षस पक्षी के सिर पर प्रहार किया, उसे भेदने के बजाय वह न केवल फट गया, बल्कि उस विस्फोट ने कुछ ही सेकंड में पूरे राक्षस पक्षी को ढक लिया। जब कुछ सेकंड बाद विस्फोट का प्रभाव कम हो गया, तो मैंने केवल राक्षस की कुछ काली हो चुकी हड्डियां नीचे गिरती देखी। कितना शक्तिशाली! मेरे मुंह से निकला तोप का एक ही गोला इतने बड़े राक्षस को चूर चूर कर देता है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यदि हवाई जहाज पर मौजूद सभी तोपें एक साथ फायर करना शुरू कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई कि कब बड़ा राक्षस पक्षी एयरशिप के पास पहुंचा और कब उसे मार दिया गया। मुझे ऐसा लगा जैसे एयरशिप पर यह एक सामान्य घटना है। मैं कुछ मिनट तक खिड़की के पास खड़ा रहा और फिर बिस्तर पर लेट गया और उस दृश्य के बारे में सोचता रहा जो अभी अभी हुआ था। चबाओ चबाओ! यह एशलिन की चहचहाहट ही थी जिसने मुझे मेरी स्तब्धता से बाहर निकाला। उसकी चहचहाहट भोजन के लिए थी। जब मैंने होलोवॉच देखा तो पाया कि यह हमारे दोपहर के भोजन का समय था और मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी। बाहर जाने का मूड न होने के कारण मैंने अपने सूट के लिए लंच ऑर्डर किया। मुझे कहना होगा कि लंच बेहतरीन क्वालिटी का था, खास तौर पर मॉन्स्टर मीट। हम दोनों ने पेट भर खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए क्योंकि हमारे पास खिड़की से खूबसूरत दृश्य का आनंद लेने के अलावा और कुछ करने को नहीं था। समय बीतता गया और शाम हो गई। पूरे दिन कुल 3 राक्षसों ने एयरशिप पर हमला करने की कोशिश की। उनका आकार किसी बड़े राक्षस पक्षी से कम नहीं था, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी एक ही तोप की गोली से मारे गए। जैसे ही शाम हुई, मुझे लगा कि एयरशिप उतर रहा है। अगले ही पल मैंने एयरशिप से घोषणा सुनी कि एयरशिप 1 घंटे के लिए कार्लस्टोन शहर में उतर रहा है और किसी भी यात्री को एयरशिप से बाहर जाने से मना किया गया है, जब तक कि वे कार्लस्टोन शहर में नहीं रुकना चाहते। कार्लस्टन गणराज्य का शहर है। ये गणराज्य की राजधानी हुआ करता था इससे पहले कि यह गणराज्य शहर में स्थानांतरित हो गया। ये वह शहर भी है जहां एलेन को 2 महीने पहले पोस्ट किया गया था। अगर बाहर जाना अनुमत होता तो मैं निश्चित रूप से एलेन को फोन करता और उसे मुझसे मिलने के लिए कहता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। जैसा कि घोषणा की गई थी, हवाई जहाज कार्लस्टोन शहर के हवाई अड्डे पर 1 घंटे तक रुका। उसके बाद वह आसमान में उड़ गया। हवाई पोत पर समय बहुत तेजी से बीत गया। 1 दिन पहले ही हवाई पोत गणतंत्र की सीमाओं से बाहर निकलकर ग्रिम युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था तथा लोगों को लेने के लिए प्रतिदिन कई शहरों में रुक रहा था। पहले दिन 5 राक्षसों ने हवाई पोत पर हमला किया होगा, लेकिन दूसरे दिन उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि दूसरे दिन 15 से 20 राक्षसों ने हवाई पोत पर हमला किया। तीसरा, चौथे दिन भी उतने ही राक्षस थे जिन्होंने हवाई जहाज पर हमला किया, लेकिन वे सभी एक ही तरह से मरे। वे सभी तोप के एक ही गोले से मारे गए। पीछे सिर्फ काली हड्डियां छोड़ गए। कुछ कमजोर राक्षस तो उसे भी नहीं छोड़ पाए, वे बस भाप बनकर उड़ गए।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हवाई जहाज पर यात्रा करना बहुत मज़ेदार है। पहले दिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस सूट में ही रहा, लेकिन दूसरे दिन से मैंने हर सुविधा की जांच करनी शुरू कर दी। मैं एक बार में गया और एशलिन के साथ इतना नशे में हो गया कि एयरशिप का स्टाफ भी मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि क्या मुझे अपने सूट में जाने के लिए किसी मदद की जरूरत है। मैंने पहले कभी जुआ नहीं खेला था और एक बार कैसीनो में जाकर खेलने का निश्चय किया, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, मैंने जितने भी चिप्स बदले थे, सब हार गए। यह अच्छी बात थी कि मैंने अपने आप पर नियंत्रण रखा और अन्य लोगों की तरह जुआ नहीं खेला, जो इतनी बुरी तरह हार गए कि वे अपनी बुरी किस्मत को कोसना बंद नहीं कर सके। उसके बाद मैंने कई चीज़ों को आजमाया, लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे आकर्षित किया वह है आर्केड। मैं आर्केड गेम्स का कभी भी बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं रहा और मैंने पहले कभी उन्हें आजमाया भी नहीं था, लेकिन जब मैंने एयरशिप के आर्केड स्टेशन के गेम आजमाए तो मैं उनसे जुड़ गया। यहाँ सैकड़ों प्रकार के खेल हैं और हर एक दूसरे से अधिक दिलचस्प है। वे केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ राक्षसों के लिए भी हैं। मैंने एशलिन से कुछ खेल खेलने के लिए कहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी इसमें ज्यादा रुचि नहीं थी। जब से मैं एयरशिप पर चढ़ा था, 4 दिन बीत चुके हैं और 12 घंटे से अधिक समय हो चुका है और एयरशिप लोगों को लेने के लिए किसी भी शहर में नहीं उतरा है। यदि मेरा अनुमान सही है तो हवाई पोत ने लोगों को चुनना समाप्त कर दिया था और अब वह सचमुच ग्रिम युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहा था। न केवल मुझे, बल्कि अन्य लोगों को भी समय के साथ इसका अनुमान लगने लगा था, लेकिन एयरशिप का मूड भी थोड़ा उदास हो गया था। आज 5वां दिन है और अधिकाधिक राक्षस हवाई पोत पर हमला करते नजर आ रहे हैं। हर घंटे 2 या 3 राक्षस हवाई पोत पर हमला करते हैं और कुछ तो समूह में भी हमला करते हैं। कांव 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 कांव। मैं आर्केड गेम खेलने में व्यस्त था और 10वें उच्चतम स्कोर को छूने से कुछ ही दूर था जब मैंने हल्की कांव कांव की आवाज सुनी। जल्द ही यह हल्की कांव कांव तेज हो गई और सभी की आवाज सुनी जा सकी। मैंने गेम खेलना बंद कर दिया और आराकाडे स्टेशन की रेलिंग की ओर देखा तो पाया कि वहां कौओं का झुंड हवाई जहाजों की ओर आ रहा है। इन कौओं की संख्या 500 से अधिक होगी। प्रत्येक कौवा 70 से 80 मीटर लंबा है। इतना ही नहीं, सबसे आगे वाले 3 कौवे 100 मीटर से अधिक लंबे हैं। वे सबसे बड़े राक्षस थे जिन्हें मैंने देखा है। मैं जल्दी से आर्केड मशीन से बाहर निकला और रेलिंग की ओर भागा, इससे पहले कि वहां भीड़ उमड़ पड़े, क्योंकि वहां बहुत अच्छा शो होने वाला था। ये कौवा राक्षस बहुत खतरनाक दिखते थे। उनके पास गहरे लाल आंखों और पंखों के साथ क्रूर चेहरे थे जिनकी तीक्ष्णता किसी तलवार से कम नहीं थी। इन राक्षसों को एक बार देखने मात्र से ही कोई भी अनियंत्रित रूप से कांप उठता था। बूम बूम बूम। जैसे ही मैं रेलिंग के पास पहुंचता हूं, कौओं के शिकार पर तोपों की बौछार शुरू हो जाती है। तोप का प्रत्येक गोला कौवा राक्षस के प्राण ले लेता है। कई कौवा राक्षसों ने तोप के गोलों से बचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 3 नेताओं को छोड़कर मडर में कोई भी कौवा राक्षस तोपों की बौछार से बचने में सक्षम नहीं था। क्रो के 3 नेताओं की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। उनकी चमकदार ब्लेड जैसी हवाओं ने उन्हें पहचान से परे जला दिया था, क्योंकि वे तोपों की बौछार से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे जो अब उन पर केंद्रित थी। काव। 3 कौओं में से पहला कौवा नेता अंततः गिर गया। उसके बाद अन्य 2 को गिरने में समय नहीं लगा, क्योंकि तोपों की बौछार उन पर केंद्रित थी। यद्यपि वे अपने अनुचरों की तरह नहीं मरे तथा केवल कुछ हड्डियां ही छोड़ गए, लेकिन उनकी हालत भी मरने के समय बहुत बेहतर नहीं थी, क्योंकि गिरने के बाद वे लगभग काले कंकाल बन गए थे। हर कोई इस पूरे नरसंहार को सिर्फ 2 मिनट में खत्म होते देख वास्तविक मूड में था। हवाई जहाज पर ये तोपें वास्तव में अद्भुत हैं। अगर मेरे हाथों में ऐसी तोप आ जाए तो ऐसे राक्षस द्वारा हमला किए जाने पर मेरे बचने की संभावना हो सकती है। समय बीतता गया और दिन के समय हवाई जहाज को कौओं जैसे राक्षस के एक और बड़े समूह का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे भी नष्ट कर दिया गया। शाम हो चुकी थी और मैं आर्केड गेम खेलने में व्यस्त था। तभी एक घोषणा हुई जिसने सबके दिल की धड़कनें तेज कर दी। हम अब ग्रिम बैटलफील्ड 11 के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और कल दोपहर तक अपने अंतिम गंतव्य फोर्ट कैवेंडिश तक पहुंच जाएंगे। तो मैं ग्रिम बैटलफील्ड 11 में लड़ूंगा। अब तक ये रहस्य रखा गया था कि मैं किस युद्ध के मैदान में लड़ूंगा, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है। जहां तक फोर्ट कैवेंडिश का सवाल है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिल ने कहा था कि इन युद्ध क्षेत्रों का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। सबसे छोटा हमारे देश के आकार का है, जबकि सबसे बड़ा उससे कई गुना बड़ा है। ये फोर्ट कैवेंडिश संभवतः ग्रिम बैटलफील्ड 11 में एक पोस्ट होगा। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा जब कल एयरशिप फोर्ट कैवेंडिश पर डॉक करेगा। एयरशिप का माहौल कुछ देर के लिए काफी गमगीन हो गया, फिर अचानक आतिशबाजी की तरह फट गया।
घोषणा सुनने के 1 घंटे के भीतर ही लोग पागल हो गए। जो कुछ भी उन्होंने रोक रखा था सब छोड़ दिया। वे उन सैनिकों की तरह काम कर रहे हैं जो एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। लड़ाई से कुछ दिन पहले वे सब कुछ छोड़ देंगे और जीवन का आनंद लेंगे क्योंकि कल नहीं है। यह विस्फोट समझ में आता है। हमें बमुश्किल ही पता है कि ग्रिम युद्ध के मैदान में हम किसके खिलाफ लड़ेंगे। हमें केवल कुछ अस्पष्ट जानकारी मिली है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यह अच्छी बात है कि इस हवाई पोत में कई सुविधाएं हैं जो लोगों को अपनी भावनाओं को अलग तरीके से व्यक्त करने में मदद करती हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय क्लब और कैसीनो हैं जो लोगों से खचाखच भरे होते हैं। मैं भी देर तक आर्केड स्टेशन पर था। मैंने जी भरकर खेला और तभी वहां से निकला जब मुझे नींद और थकान महसूस होने लगी। अगली सुबह जब मैं जागी तो काफी देर हो चुकी थी। सुबह के काम काज निपटाने और नहाने के बाद मैंने हम दोनों के लिए शानदार नाश्ते का ऑर्डर दिया। मैं बाहर की ऊर्जा को देखते हुए खाना खा रहा था और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि पिछली शाम से किसी राक्षस ने एयरशिप पर हमला नहीं किया था। एक भी नहीं। इतना ही नहीं, मैंने किसी राक्षस को हवाई जहाज के पास से गुजरते नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे उस इलाके के सभी राक्षस गायब हो गए हों। ये संभवतः ग्रिम युद्ध के मैदान से संबंधित है। ये सोचते हुए मैं खुद को उत्साहित होने और साथ ही कांपने से नहीं रोक सका। मैं कांप गया क्योंकि मुझे शक्तिशाली लोगों की शक्ति का भय महसूस हुआ। चाहे वे ग्रिम जाति से हो या मनुष्य से, उनके पास इतना पराक्रम है कि वे भय उत्पन्न कर सके या ऐसे राक्षसों का विनाश कर सके जिन्हें वे आकाश में नहीं देख सकते। यही कारण है कि मैं उत्साहित हूँ। केवल ऐसे शक्तिशाली लोगों से लड़कर ही मैं तेजी से प्रगति करने में सक्षम हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं अपने सूट से बाहर नहीं गया, बल्कि अंदर ही रहने का निर्णय लिया ताकि मैं फोर्ट कैवेंडिश में उतरने से पहले कुछ घंटों तक सुंदर आकाश के दृश्य का आनंद ले सकूं। समय बीतता गया और जल्दी ही दोपहर आ गई। मैं बादलों को देख ही रहा था कि तभी मैंने बादलों के बीच से जमीन पर कुछ देखा। यह एक शहर है। यह पहला विचार था क्योंकि यह हजारों मीटर की ऊंचाई पर भी काफी बड़ा लग रहा था। मैंने सोचा था कि फोर्ट कैवेंडिश एक चौकी होगी। मैंने यह नहीं सोचा था कि यह एक शहर होगा। इसके कुछ मिनट बाद मैंने महसूस किया कि हवाई जहाज नीचे आ रहा है और जैसे ही हवाई जहाज धरती के करीब आया, मुझे नीचे का शहर अच्छी तरह से दिखाई देने लगा। यह शहर किसी भी अन्य शहर से थोड़ा अलग लग रहा था। शहर के केंद्र में मीलों लंबी संरचना लग रही थी जो पुराने जमाने के किलों के समान थी जो मैंने फिल्मों में देखी थी। वह विशाल किला शहर के मध्य में स्थित है और उसके चारों ओर शहर बसा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि विभिन्न आकारों के सैकड़ों हवाई जहाज किले से आते जाते दिखाई दे रहे थे और हमारा हवाई जहाज भी संभवतः उस विशाल किले के एयरबेस पर खड़ा था। खोजो। हमारा हवाई जहाज अंततः एयरबेस पर उतरा और मैंने अपने सूट से बाहर निकलकर देखा। जब मैंने ग्रेट हॉल में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि बहुत से लोग विभिन्न निकास द्वारों से एयरशिप से बाहर निकल रहे थे। टिंग। मैं भी लाइन में खड़ा हो गया और जैसे ही मैं एयरशिप से बाहर निकला, मेरी होलोवॉच में एक मेल नोटिफिकेशन बज उठा। ये फोर्ट कैवेंडिश से है। ये ग्रिम युद्ध क्षेत्र और फोर्ट कैवेंडिश के बारे में जानकारी का दस्तावेज है। दस्तावेज काफी बड़ा है लेकिन मेरे पास इसे पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या करना है। मैं खाली कुर्सी पर बैठ गया और इसे पढ़ने लगा, अन्य लोगों की तरह जो हवाई जहाज से बाहर निकल रहे थे। दस्तावेज काफी बड़ा था लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, ग्रिम युद्ध क्षेत्र के बारे में मेरे सभी संदेह दूर हो गए और मुझे ग्रिम रेस की पहली झलक भी मिली। जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता गया, मुझे इसमें लिखी जानकारी से अधिक आश्चर्य हुआ और कभी कभी तो मैं चौंक भी गया। पूरा दस्तावेज पढ़ने में मुझे 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन इसे पढ़ने के बाद मुझे यहाँ काम कैसे होता है, इसकी बुनियादी समझ मिल गई। फोर्ट कैवेंडिश ग्रिम युद्ध क्षेत्र 11 की कई चौकियों में से एक है। यह वह स्थान भी है जो ग्रिम युद्ध क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। यही कारण है कि यह नौसिखियों के लिए सबसे अच्छी जगह है। फोर्ट कैवेंडिश में कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां रह सकता है और जो चाहे खरीद सकता है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त योग्यता अंक हो। मेरिट पॉइंट ग्रिम युद्ध क्षेत्रों में मुद्रा है जिसे ग्रिम रेस का शिकार करके कमाया जा सकता है। हम नए आए खिलाड़ियों के पास कोई योग्यता अंक नहीं थे, लेकिन हम क्रेडिट के साथ एक बार का आदान प्रदान कर सकते हैं। fgaiwenwell.com। फोर्ट 10 मिलियन क्रेडिट के लिए 10,000 मेरिट अंक देगा। यह विनिमय केवल एक बार ही दिया जा सकता है। उसके बाद मुझे ग्रिम रेस का शिकार करके या किसी अन्य तरीके से मेरिट अंक अर्जित करने होंगे।
सभी ग्रिम युद्ध क्षेत्रों में एक बहुत ही करीबी और सख्त नेटवर्क है। अगर मुझे अपने परिवार या दोस्तों से संपर्क करना है तो मुझे संचार बिंदुओं पर जाना होगा, जहां मेरी सभी कॉल की निगरानी की जाएगी ताकि मैं ग्रिम युद्ध क्षेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी लीक न कर सकूं। फोर्ट कैवेंडिश की शिकार प्रणाली वेस्टब्लिड सिटी से काफी मिलती जुलती है। यहाँ शिकार पर मुफ्त पट्टा है, कोई भी जब चाहे तब शिकार के लिए बाहर जा सकता है। उनके बीच एकमात्र अंतर यह है कि शहर से बाहर निकलने के बाद ये बहुत खतरनाक है और इस बार उनका शिकार लक्ष्य उनके समान ही बुद्धि के स्तर वाली कोई मूर्ख राक्षस प्रजाति नहीं है। उनकी एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है। शहर के द्वार से बाहर निकलते समय उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग समूह में शिकार करते हैं। जब भी वे बाहर जाते हैं तो एक दल बनाते हैं और दस्तावेजों में, विशेष रूप से नौसिखियों को चेतावनी दी जाती है कि वे दल का हिस्सा बने। सभी 14 युद्ध क्षेत्रों को एडवेंचरर्स पैराडाइज के माध्यम से केंद्रीय महाद्वीप के लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ये लिखा गया है कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र 1 से 3 में लड़ने वाले लोग केंद्रीय महाद्वीप से आए थे। अगर हम इस महाद्वीप के स्थानीय लोग वहां लड़ना चाहते हैं तो हमें बेहद शक्तिशाली होना होगा, तभी हमें ग्रिम युद्ध क्षेत्र नंबर 1 से 3 में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। दस्तावेज में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ग्रिम रेस है। दस्तावेज में उनका काफी विस्तृत विवरण दिया गया है।